नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की खास वीडियो, जिसमें हम बारी बारी से सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा रिपोर्ट के बारे में। बता दें कि 42,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटों में सामने आए 2,553 नए केस। बता दें कि देश में एक महीने से भी ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के 2,553 नए केस सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 42,533 हो गई है। वहीं पिछले महज 24 घंटों के भीतर ही कोरोना वायरस से 72 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 11,707 मरीजों को अभी तक ठीक किया जा चुका है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव केस 29,453 हैं। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू किया गया है, जो 4 मई से 17 मई तक के लिए रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में महंगी हुई शराब। केजरीवाल सरकार ने लगाया स्पेशल कोरोना टैक्स। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज दिल्ली में कई जगहों पर शराब की दुकानें खोली, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाते दिखे हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद दिल्ली में शराब महंगी हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में MRP पर 70% टैक्स लगेगा। सरकार का ये निर्णय कल से लागू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार को शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में अब मंगलवार से शराब महंगी हो जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में MRP पर 70% टैक्स लगेगा। ये टैक्स MRP पर लागू होगा, यानी कि जो शराब की बोतल 500 में मिलती होगी वो अब 850 रुपए की मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में 40 से अधिक दिनों के बाद शराब की दुकानें सोमवार को खुली और जबरदस्त भीड़ होने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि दुकान के बाहर जमा लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ दुकानों पर अफरा तफरी देखी गई। अगर हमें शारीरिक दूरी और अन्य नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है तो उस इलाके को सील करना पड़ेगा और छूट वापस ले ली जाएगी। दुकान मालिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर किसी दुकान पर शारीरिक दूरी का उल्लंघन होता है तो दुकान बंद कर दी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथ धोते रहें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि पालघर में 2 साधुओं सहित 3 लोगों की पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से जांच का सामना कर रहे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि अर्नब पुलिस को धमका रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए। शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को अपने आदेश में अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में 3 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था। ये प्राथमिकी और शिकायतें पालघर घटना के संबंध में कथित मानहानि कारक बयानों को लेकर दायर हुई है। पीठ ने नागपुर सदर थाने में दर्ज एक मामला मुंबई के NM जोशी मार्ग थाने में स्थानांतरित कर दिया और अर्नब को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बाकी अन्य ऐसे मामलों में आगे आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पीठ ने युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ गोस्वामी की प्राथमिकी की जांच करने का भी मुंबई पुलिस को आदेश दिया था। मुंबई पुलिस के उपायुक्त ने इस नए आवेदन में गोस्वामी को ये निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वो जांच एजेंसी पर किसी प्रकार का दबाव डालने या धमकी देने से बाज आए, ताकि जांच एजेंसी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ से गहराई आशंका, तेजी से पैर पसार सकता है कोरोना।
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय को आशंका है कि लॉकडाउन में छूट के बाद लोग जिस तरह बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। सोमवार को रेड जोन वाले इलाकों में भी शराब की दुकानों के बाहर लगी लोगों की भारी भीड़ ने इस आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने लोगों से आपसी शारीरिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सोमवार से लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। ध्यान देने की बात है कि कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें और इजाफा होने के बाद स्थिति बेकाबू होने के खतरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया को पूरी तरह बंद करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही उन पर नजर रखने के लिए ऐसे संवेदनशील स्थानों पर 20 केंद्रीय अंतर मंत्रिमंडल टीमें भी भेज दी गई हैं। लेकिन छूट के दौरान यदि लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों को सही से पालन नहीं किया तो स्थिति बेकाबू भी हो सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रियंका का केंद्र पर हमला। कहा जब नमस्ते ट्रंप के लिए 100 करोड़ रुपए हैं तो मजदूरों के लिए क्यों नहीं। बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में भेजने के लिए शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किराया वसूलने के मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष की कई पार्टियों ने इस मामले पर सरकार को सीधे सीधे घेरते हुए आरोप लगाया है कि उसे गरीबों की परवाह नहीं है। वहीं रेलवे का कहना है कि वो राज्य सरकारों से केवल मानक किराया वसूल रहा है, जो इस यात्रा की कुल लागत का महज 15% है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मजदूर राष्ट्र निर्माता है, मगर आज वे दर दर ठोकर खा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए आत्म पीड़ा का कारण है। जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। सही उत्तर आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं और सही जवाब देने वाले को रेंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूएई में इस्लामोफोबिक पोस्ट डालने पर 3 भारतीयों को नौकरी से निकाला गया। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट करने पर 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही यूएई में भारतीय राजदूत ने प्रवासी भारतीयों को हिदायत देते हुए ये कहा था कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट न डालें। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रह रहे करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई हुई है। इन 3 भारतीयों में शेफ रावत रोहित, स्टोर कीपर सचिन किन्नीगोली और एक कैश कस्टेडियन हैं, जिनकी पहचान एम्प्लॉयर की ओर से जाहिर नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों ने अपने राजदूत की चेतावनी को अनसुना कर दिया है, क्योंकि इस्लामोफोबिया से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मामले में राजकुमारी कासमी ने भी कहा है कि अगर उनके देश में रह रहे भारतीयों ने नफरत फैलाने वाली पोस्ट की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूएई की राजकुमारी के नाराजगी भरे ट्वीट के बाद ही भारतीय राजदूत को सामने आना पड़ा है। भारतीय राजदूत पवन कपूर ने 20 अप्रैल को भारतीयों को आगाह करते हुए कहा था कि इस तरह का व्यवहार न करें। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना सबसे साथ समान व्यवहार करते हैं। भेदभाव करना नैतिक और कानूनी दोनों ही मूल्यों के खिलाफ है। ये बात यूएई में रहने वाले सभी भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं कंपनी के मालिक ने कहा कि हमने उनका वेतन रोक दिया है। मामले में अभी जांच चल रही है। इसके बारे में जो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जो भी शख्स किसी अन्य धर्म का अपमान करने या फिर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बाद महंगी हो जाएगी हवाई यात्रा। जानिए कितना बढ़ जाएगा किराया। फॉलो करने होंगे ये नियम। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के जारी देशव्यापी लॉकडाउन का असर अब बिजनेस पर साफ नजर आने लगा है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। अप्रैल का पूरा महीना लॉकडाउन में निकल गया। इससे आर्थिक गतिविधियां बहुत प्रभावित हुई हैं। ऐसे समय में जब डिमांड कम है और कारोबार ठप हो रहे हैं, तो बता दें कि लॉकडाउन लागू करने के साथ ही हवाई यात्रा भी बंद कर दी गई थी, जिसके चलते एयरलाइंस कंपनियां भारी नुकसान के चलते खतरे में आ चुकी हैं।
लगभग 1.5 महीने से फ्लाइट न चलने से विमानन कंपनियों को करोड़ों का घाटा हुआ है। हालांकि कंपनियां जल्द ही लॉकडाउन खुलने की उम्मीद कर रही है ताकि यात्राएं बहाल हो। बता दें कि इसी उम्मीद में लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा और विमानों के संचालन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के बाद फ्लाइट के टिकट दोगुनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई का एक तरफ का किराया 5,000 रुपए से बढ़कर अधिकतम 9,700 रुपए हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार विमानन की सभी कंपनियां लॉकडाउन के बाद फ्लाइट सेवाएं बहाल होने पर अपनी सभी यात्राओं के टिकट लगभग डबल कीमत पर बेचेगी। इसका प्रमुख कारण है कि लॉकडाउन के बाद भी हवाई यात्रियों की कोविड-19 के लिए वैक्सीन मिलने तक उड़ान कम से कम कुछ महीनों तक सामान्य नहीं होगी। मतलब है कि बहुत आवश्यक होने पर ही लोग हवाई यात्राएं करेंगे। हालांकि हवाई यात्रा शुरू होने को लेकर यात्रियों को संक्रमण से बचाव के लिए सारी पुख्ता व्यवस्थाएं की जानी शुरू कर दी गई हैं। वहीं यात्रियों के लिए भी कई नए नियम निर्धारित किए गए हैं जिनको यात्रियों को हर हाल में फॉलो करना होगा। तो अगली बड़ी खबर निकल कर के तेजस्वी यादव ने मजदूरों को बिहार वापस लाने के लिए किया ऐलान। कहा आरजेडी देगी 50 ट्रेनों का किराया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का तीसरा चरण बढ़ा दिया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे लोग घर वापस जाने के लिए परेशान हैं। वहीं बिहार में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने पर सियासत खूब हो रही है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बिहार वापस लाने के लिए कहा है कि मजदूर भाइयों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया राज्य सरकार को हम देंगे। सरकार आने वाले 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इन ट्रेनों का किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। बता दें सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये बातें ट्वीट कर कही। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार को ही ट्रेनों का प्रबंध करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि वो मजदूर भाइयों से किराया नहीं ले, क्योंकि राज्य शुरुआती 50 ट्रेनों का किराया देने के लिए एकदम तैयार है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मस्जिदों के नाम पर लखनऊ में हॉटस्पॉट इलाकों के नाम घिरी योगी सरकार। बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा देश में अभी भी बरकरार है। तकरीबन 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार 4 मई से अलग अलग जोन में छूट देने जा रही है। इसी बीच यूपी सरकार इन जोन के नाम को लेकर विवादों में घिर गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लखनऊ में 18 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया। इन सभी के नाम मस्जिद के नाम पर किए गए हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय में इसका विरोध हो रहा है। तमाम विपक्षी दल भी इस नामकरण का विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रशासन बीमारी को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि सरकार को बीमारी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां पर संक्रमण के मामले अधिक है वहां पर अधिक ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार संक्रमण के आंकड़ों को धर्म विशेष से जोड़ रही है और लोगों को ध्यान भटका रही है। ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। हालांकि प्रशासन ने इस तरह के किसी भी रवैये से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि उसने किसी भी धर्म या संप्रदाय को निशाना नहीं बनाया है। मस्जिदों का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर संक्रमण के मामले अधिक हैं। लखनऊ में जिन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उसमें सदर बाजार का मस्जिद अलीज जान इलाका है। इसी तरह से वजीरगंज में मोहम्मदिया मस्जिद इलाका, त्रिवेणी नगर में खजूर वाली मस्जिद इलाका, फूलबाग में नजराबाद मस्जिद के आसपास का इलाका हॉटस्पॉट है। सपा के वरिष्ठ नेता जूही सिंह का कहना है कि हमें इन सब से धर्म को अलग रखना चाहिए। स्थिति काफी खराब है, ऐसे में इसे और खराब नहीं करना चाहिए। मस्जिदों के नाम से हॉटस्पॉट जगहों का नामकरण करके सरकार अपने ही काम को खराब कर रही है। ये समाज को बांटने वाला कदम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप ताजा तरीन और मुख्य समाचार की वीडियो अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।